प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो बेटा? मैं अशोक मिश्रा AMS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए हिंदी की कक्षाएं और हरियाणा जीके की कक्षाएं। तो बेटे, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की पहली कक्षा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हिंदी वर्तनी। हिंदी वर्तनी। तो टॉपिक का जो नाम है बेटे वो है हिंदी वर्तनी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटे कि हिंदी भाषा में 3 तत्वों पर विचार किया जाता है। सबसे पहला जो मूल तत्व है वो है वर्ण, और दूसरा है शब्द, और तीसरा है वाक्य। ध्यान दीजिएगा, ये है वर्ण, और ये है शब्द, और ये है वाक्य। हिंदी व्याकरण में ये 3 मूल तत्व हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या है बेटे? तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की यानी कि हिंदी भाषा की जो लघुतम इकाई है, मैं लिख देता हूं, यह है लघुतम इकाई। लघुतम इकाई। और यह है लघुतम सार्थक इकाई। लघुतम सार्थक इकाई। लघुतम सार्थक इकाई। और वाक्य जो है बेटे, यह है पूर्ण सार्थक इकाई। पूर्ण सार्थक इकाई। तो हिंदी में 3 मूल तत्वों पर विचार किया जाता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। याद रहेगा, वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे कहते हैं वर्ण। और वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। लघुतम, देखो बेटे, ये जो लघुतम शब्द है ये 2 तरह से लिखा जा रहा है। ये है लघुतम और ये है लघुतम। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ध्यान दो बेटे, ये दोनों शब्द ही शुद्ध हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ये बना है लघु प्लस तम प्रत्यय से। इसमें जो मूल शब्द है वो है लघु, और ये तम हो जाएगा प्रत्यय। जैसे इंग्लिश में होता है ना मच, मोर, मोस्ट, तो ऐसे ही हिंदी में लघु, लघुतर, लघुतम। लघु माने छोटा, लघुतर माने और छोटा, और लघुतम माने सबसे छोटा। तो बेटे, ये जो बना है ना, ये बना है लघु प्लस उत्तम। लघु प्लस उत्तम, छोटा परंतु उत्तम। अब वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है, तो उसमें किसका यूज होगा? इसका यूज होगा, है ना। इसका मीनिंग है सबसे छोटा, और बेटे इसका जो मीनिंग है वो क्या है? छोटा परंतु उत्तम। तो ये आपको याद रखना है। तो ये लघुतम सार्थक इकाई है, यानी कि छोटी तो है पर इसका मीनिंग निकलता है। जैसे मैं कहूं क, तो ये वर्ण है। फिर मैं कहूं कृष्ण, तो जो कृष्ण शब्द आप देख रहे हैं, देखो ये वर्ण है, ये शब्द है, और कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, ये हो जाएगा बेटा वाक्य। तो याद रहेगा, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो हिंदी का इस तरह से बेटे ये आगे टॉपिक चलेगा। आगे देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं वर्तनी। तो वर्तनी भी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान दे बेटे, वर्तनी हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हिंदी की बेटे कोई भी परीक्षा हो, है ना,
HSSC हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये है वर्तनी है बेटे, अब दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम जो पढ़ रहे हैं बेटे, टॉपिक का नाम है वर्तनी, है ना। हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा में वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ शब्द मैं लिखूंगा, ये कई बार एग्जाम में आया है। ऐसे ही शब्द है उज्जवल, है ना। अंतर्निहित, अंतर्निहित। ऐसे ही उद्घाटन, है ना। संस्थापना, जैसे बेटे शब्द है कवित्री। अब परीक्षा में आपको यूं मिलेगा भाई, A B C और D, A B C और D, इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही बेटे, है ना। कवयित्री, इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो A B C D। तो ध्यान दो बेटा, इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है बी आंसर इसका। तो कवयित्री इस तरह से लिखा जाएगा, कवयित्री, ठीक है। क व और ये पे छोटी की मात्रा और तरह पे बड़ी की, कवयित्री। ऐसा ही शब्द है उज्जवल। तो उज्जवल को शुद्ध हम कैसे लिखेंगे? उज्जवल, इस तरह से, ठीक है। इसका संधि विच्छेद बनेगा उत्पलस ज्वल, उत्पलस ज्वल। ये हो जाएगा बेटे उत्पलस ज्वल, है ना। उज्जवल, उज्जवल में संधि कौन सी है? इसमें व्यंजन संधि है। संधि कौन सी बेटे? व्यंजन संधि है। ऐसा ही शब्द है अंतर्निहित। तो अंतर्निहित कैसे लिखेंगे हम? अंतर्निहित, इस तरह से अंतर्निहित, है ना। उद्घाटन, उद्घाटन में देखिएगा, द के नीचे हलंत हो जाएगा, उद्घाटन यो लिखा जाएगा। ऐसे ही संस्थापना, है ना, संस्थापना, तो यो हो जाएगा इस तरह से, संस्थापना। तो याद रहेगा बेटे। तो ये है हिंदी वर्तनी। अब आगे देखिएगा, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं वो मैं यहां पर लिखता हूं। इसमें कुछ रूल्स हैं हिंदी में, ध्यान दो बेटे। हिंदी वर्तनी के कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं। तो नियम नंबर 1, बड़े ध्यान से आप इसे समझिएगा। सबसे पहला नियम है र का नियम। देखो बेटे, हिंदी में जो र होता है ना, वो कई तरीके से लिखा जाता है। जैसे, है ना, ये भी र है, ये भी र है, र हो गया ना, ये भी र है, फिर इस तरह से भी र है, फिर इस तरह से भी र है। तो कई प्रकार से हिंदी में र लिखा जाता है। अब ये कैसे समझेंगे आप? ध्यान दो। जैसे मैंने शब्द लिखा राम, फिर मैंने शब्द लिखा राष्ट्र, फिर मैंने शब्द लिखा सूर्य, फिर मैंने शब्द लिखा प्रश्न, प्रश्न, फिर मैंने शब्द लिखा ह्रस्व। तो देखो बेटे, इन सब में जो है ना र का प्रयोग हो रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके नीचे किस प्रकार का र आएगा? तो ध्यान दो, पहले इन सभी र में अंतर समझ लीजिएगा।
देखो बेटे ध्यान दो, कोई भी अक्षर यदि वो पैर में लग गया ना बेटा तो वो पूरा होगा। तो नियम याद रखना, जो पैर में लगा वो पूरा और जिसके पैर में लगा वो आधा। तो ऐसे ही जैसे मैंने शब्द लिखा यहां पर, अब जैसे राम पूरा रह है ना। अब ऐसे ही जैसे ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर शब्द है। अब देखो ट के पैर में रह आया, तो ये वाला जो रह ना बेटा, कोई भी रह यदि वो पैर में लगता है तो वो हमेशा पूरा होगा। तो ये भी पूरा क्योंकि पैर में लगा है, ये भी पूरा क्योंकि पैर में लगा है, ये भी पूरा क्योंकि पैर में लगा है। तो आधा कौन सा होगा? ये वाला रे आधा है ना, क्योंकि ये अकड़ा हुआ है और ये झुका हुआ है। तो नियम है, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब एक खास नियम सुन लीजिए, क्या है? इस तरह का प्रयोग पूरी हिंदी में केवल दो वर्णों के साथ होता है, ट और ड के साथ, ट और ड के साथ। या यूं कहिएगा टवर्ग के साथ होता है, ट ठ है, ट ड। जैसे आपको लिखना है ट्रैक्टर, आपको लिखना है ट्राली, है ना। ऐसे ही आपको लिखना है ड्रम, तो आप यूं लिखेंगे। आपको लिखना है ड्रीम गर्ल, तो आप इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह का यूज पूरी हिंदी में केवल दो अक्षरों के साथ होता है, या तो ट के साथ या ड के साथ। अब आगे देखिए, अच्छा इस खड़े वाले रह का प्रयोग जो होता है ना बेटे, वो होता है के साथ, वो केवल है के साथ ही होता है। केवल है के साथ ही इसका प्रयोग होता है। तो आगे देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया हरस्व शब्द है, हरस्व शब्द है, हरस्व, हरस्व। तो है के पैर में रह है बेटा, देखो है ना, है के पैर में जो है के पैर में क्या है? ये र है। तो है तो आधा है और र हो जाएगा पूरा। तो इसको आप जो है याद रखिएगा। एक आप लिखते हो ना, जैसे हृदय आपने लिखा, हृदय, तो ये है के पैर में री है, री है ना। ये है के पैर में क्या है? री। और ये है के पैर में र। ये दोनों में अंतर है। जैसे मैंने लिखा ना प्रश्न, है ना, ये प्रश्न है। फिर मैंने लिखा पृथ्वी, तो ये पृथ्वी शब्द हो जाएगा। ये र और ये क्या है? री है। तो ये क्या है? अंतर है। तो याद रहेगा बेटे। आगे देखिएगा, तो भी मैंने आपको बताया ये वाला र, फिर ये वाला र, फिर ये वाला र, फिर ये वाला, और ये इस तरह से। हाँ, इसका प्रयोग है के साथ होता है। और इसमें जो है ना, जैसे प्रश्न आपने लिखा, द्रव्य आपने लिखा, अग्र आपने लिखा, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। हाँ, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आप समझेंगे। इसको कैसे समझेंगे? ध्यान दो बेटे। ऊपर वाला र हमेशा आधा होता है, याद रहेगा। ऊपर वाला र हमेशा कैसा होता है? आधा होता है। और जब आप इसे बोलेंगे ना, जैसे आपको लिखना है अंतर्गत, है ना, अंतर्गत, अंतर्गत, तो र कहां लगेगा? ये बड़ी समस्या बच्चों को होती है ना, कि कहां पर ये र लगेगा। तो बेटा इसको बोल के देखो आप। ऊपर वाला र जिससे पहले बोला जाता है ठीक उसके ऊपर लगता है। तो जैसे आप बोलेंगे ना अंतर्गत, तो अंतर्गत देखो यहां साउंड आ रही है ना, यहां साउंड आई, तो ग से पहले साउंड आ रही है, तो ग के ऊपर लगेगा अंतर्गत। अंतः जमागत विसर्ग संधि हो गई है, याद रहेगा। ऐसे ही शब्द है अंतर्यामी, अंतर्यामी। अब देखो अंतः साउंड यहां पर आ रही है, अंतर्यामी, अंतः जमा यामी, तो आ के ऊपर लगेगा।
ऐसे ही बेटे शब्द है ज्योतिर्मय, है ना, ज्योतिर्मय। र कहां लगेगा? तो देखो ज्योतिर साउंड यहां पर आ गया ना, ज्योतिर्मय, तो म से पहले साउंड है तो म के ऊपर लगेगा ज्योतिर्मय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ज्योति ही प्लस मय, प्रकाश से बना हुआ, प्रकाश से प्रकाशित। अब ध्यान दीजिए आगे, तो आगे हम कुछ और शब्द देखिएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है जिसे कहते हैं अनुस्वार का नियम। तो ध्यान दो बच्चों, ये है अनुस्वार, यानी कि बिंदु, बिंदु वाला नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। इसमें प्रायः बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कहां बिंदु आएगा, कहां चंद्र बिंदु आएगा। तो ये आप देखिएगा, देखो बेटे, बिंदु और ये चंद्र बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं अनुस्वार, और चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, है ना, बिंदु को अनुस्वार, चंद्र बिंदु को अनुनासिक। दोनों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे मैंने यहां पर शब्द लिखा हस, फिर मैंने यहां पर शब्द लिखा हंस, यहां बिंदु, यहां चंद्र बिंदु। हमें कैसे पता चलेगा कि कहां बिंदु आएगा, कहां चंद्र बिंदु आएगा? ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो जोर ज्यादा लगेगा, है? और हवा केवल नाक से निकलेगी। अनुस्वार का उच्चारण करते समय जोर ज्यादा लगता है और हवा नाक से निकलती है। और जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो हवा बट जाती है, मुख और नाक दोनों से बाहर आती है। दोनों को बोल के देखिए, हंस, इसमें जोर ज्यादा लगेगा, इसमें जोर इसकी तुलना में कम लगेगा। हंस, हंस पड़ा, है ना, हंस, हंस पड़ा। इसका उच्चारण स्थान है नासिका और इसका उच्चारण स्थान है मुख और नासिका दोनों। जैसे मैंने यहां पर शब्द लिखा संग, तरंग, है ना, और यहां लिखा चांद, है ना, आंख, तो यहां जोर कम लगता है, यहां जोर ज्यादा लगता है। तो ये दोनों में अंतर है बेटे, है ना। तो ये अनुस्वार और ये अनुनासिक है। अनुस्वार का जब उच्चारण करते हैं तो जोर ज्यादा लगता है, अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो जोर कम लगता है। अनुस्वार का उच्चारण करते हैं हवा नाक से निकलती है, अनुनासिक का उच्चारण करते हैं हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। कर लेंगे, आगे देखिएगा। इसके बाद तो आज मैं आपको करा रहा हूं हिंदी का इंट्रोडक्शन, हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जैसे ही बेटा अपनी एकेडमी की, एमएस एकेडमी की लाइव क्लासेस शुरू होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एएमएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो ध्यान दो बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको करना है कार्य। तो अब हम शुरू करते हैं हिंदी के जो और टॉपिक है, जैसे वर्ण है ना, तो वर्ण में से क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। ऐसे ही बेटे शब्द से, है ना, ऐसे ही वाक्य से, समास से, संधि से, रस से, अलंकार से, तो इन विषयों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से हम करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन यूं पूछ लिया हिंदी में कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह स्वर कितने होते हैं, है ना। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में अयोगवाह स्वर कितने होते हैं, हिंदी में अयोगवाह स्वर कितने होते हैं। तो बेटे इसका सही आंसर क्या है? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिए, ये है अंग और ये है आहार।
हिंदी में अयोगवाह स्वरों की संख्या 2 होती है ना। फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो कुल वर्ण हैं बेटे 52, कुल 52 वर्ण हैं, है ना। ऐसे ही शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे शब्द है दही, तो जो दही शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है, या कोई भी नहीं है, या दोनों है। तो नियम अनुसार बताइएगा क्या है। कई बार एचएसएससी ने प्रश्न किया है कि जो दही शब्द है वो क्या है, तो याद रखना बेटे, दही जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है ना। एक नियम है पाणिनि का, जो आप हिंदी व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हो ये मूल रूप से संस्कृत ग्रामर से निकला है। दुनिया में सबसे पहले व्याकरण के जो जनक कहलाते हैं वे हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि जो अपने हरियाणा के पानीपत जिले से बिलोंग करते थे, तो उनको व्याकरण का जनक कहा गया है, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, महर्षि पाणिनि। उनका एक ग्रंथ मिलता है जिसे आप अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा बेटे, ये लिखा महर्षि पाणिनि ने। और महर्षि पाणिनि अपने हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे पानीपत से। और पाणिनि के गुरु का नाम क्या था, आचार्य वर्ष, वर्ष आचार्य, है ना। जैसे हरियाणा के शेक्सपियर, हरियाणा के तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद जी का नाम सुने होंगे आप, है ना। तो पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे, गुरु मान सिंह। तो इस तरह से बेटा पाणिनि के जो गुरुदेव हैं वे हैं आचार्य वर्ष। तो उन्हीं पाणिनि ने ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों की रचना है। इसमें द्विगु समास है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी। तो इसके रचयिता है महर्षि पाणिनि। इसी अष्टाध्यायी से कुछ नियम निकले हैं। और पाणिनि क्या कहते हैं, वे कहते हैं पंचगव्यों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे दूध है, दही है, घी है, मूत्र है, गोबर है, ये सभी पंचगव्य पुल्लिंग होते हैं। इसीलिए दही जो शब्द है ना बेटे, वो पुल्लिंग शब्द है, याद रहेगा। ऐसे ही शब्द है नीलम। बोले नीलम शब्द क्या है, तो याद रखिएगा सभी रत्नों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब ये नियम है पाणिनि का। तो नीलम जो है वो शनि देव का रत्न है नीलम। लगता क्या है कि नीलम स्त्रीलिंग है, पर आंसर क्या होगा, नीलम पुल्लिंग शब्द होगा। हाँ, ये वाक्य में भी पूछा जा सकता है, पर वाक्य की सेंस पर निर्भर करना पड़ेगा, है ना। जैसे यूं आजा नीलम बैठी खाना खा रही है, इसका मतलब वहां पर नीलम रत्न की ओर संकेत नहीं कर रहा, वहां पर नीलम प्रकट कर रहा है किसको, लड़की का नाम को। तो नीलम शब्द क्या है, तो नीलम पुल्लिंग शब्द है। नीलम बैठी खाना खा रही है, तो वहां नीलम स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। पहचान लेंगे बेटे। ऐसे ही वाक्य है ना, जैसे बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, सेब काटकर बच्चे को खिलाओ, बच्चे को सेब काटकर खिलाओ, खिलाओ काटकर बच्चे को सेब। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिएगा, सोचिए कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, है ना। देखो आगे, तो ध्यान दो बेटे। जैसे मैंने लिखा बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, ये वाक्य है, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। तो वाक्य तो गलत है ये, इसको शुद्ध करो, है ना। तो शुद्ध कई तरीके से करेंगे। देखो आप इसको, परीक्षा में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, बच्चे को सेब काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर खिलाओ सेब, सेब काटकर बच्चे को खिलाओ। तो इनमें से जो शुद्ध है वो ये है। अब देखो, बच्चे को काटकर, अगर बच्चे को काट दिया तो उसने खा लिया एप्पल बेटा, है ना। तो शुद्ध बनेगा बच्चे को सेब काटकर खिलाओ, बच्चे को सेब काटकर खिलाओ। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है।
बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। देखो ये जो शब्द है ना, अगर इनकी अदला बदली कर दी जाए तो वाक्य बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, अब ये वाक्य शुद्ध है। तो ये आंसर आया आपका, है ना। तो ऐसे ही बेटे वर्ण, ऐसे ही शब्द, ऐसे ही वाक्य, है ना। ऐसे ही देखो आगे फिर, ऐसे ही बेटे हिंदी में होते हैं रस अलंकार। ये भी हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको करा रहा हूं कि HSSC किस तरह से हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, या कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं या हिंदी आती है तो उसमें इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब परीक्षा में आ जाए कि हिंदी में रसों की कुल संख्या कितनी है, तो ध्यान दो बेटे, हिंदी में रसों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, बोले कुल संख्या है 9। तो हिंदी में रसों की कुल संख्या 9 होती है। कौन कौन से हैं वे रस? तो देखो ये है वे 9 रस। जैसे श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और नवरस, शांत रस। तो बेटा ये रसों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। आपसे पूछा जाए हिंदी में रसों की कुल संख्या कितनी है, तो निशान लगेगा 9 रस होते हैं हिंदी में। कई बार यूं पूछ लेते हैं किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, तो श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, है ना। ऐसे ही हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, ऐसे ही भयानक का भय, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय, अद्भुत का विस्मय, और शांत का शम या निर्वेद, है ना बेटे, शम या निर्वेद। तो इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपसे यूं पूछ सकते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताओ, तो निशान लगेगा रति पे। श्रृंगार रति, रति मीन्स प्रेम। ऐसे ही बेटे हास्य का स्थायी भाव क्या है, बोले हास, हंसी मजाक। ऐसे ही करुण का भाव क्या है, बोले शोक यानी कि दुख। रुद्र का क्या है, क्रोध, है ना, रुद्र क्रोध। वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय, आश्चर्य, शांत का शम, शांति या निर्वेद। तो इस तरह से बेटे हिंदी में रसों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, कई बार पंक्ति देकर के भी रस पूछ लिया जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो ध्यान दो, जैसे मैं कहूं कि चंदासी चकोरी से कभी बात न होती, चंदासी चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इसमें कौन सा रस हुआ? तो ध्यान दो, इसमें खूबसूरती का वर्णन है, प्यार मोहब्बत का वर्णन है। तो बेटे ये हो जाएगा श्रृंगार रस। तो इसमें श्रृंगार रस है ना, इसमें प्रेम का वर्णन है, मोहब्बत का वर्णन है, तो श्रृंगार रस हो जाएगा। जहां पर भी खूबसूरती का वर्णन हो, प्रेम का, सौंदर्य, तो वहां श्रृंगार रस होता है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, तो इसमें कौन सा रस हुआ? अब देखो इसमें भी खूबसूरती का वर्णन है बेटे, तो ये भी हो जाएगा श्रृंगार रस। तो इसमें भी श्रृंगार रस है। अब थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, है ना, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे?
जैसे मैं कहूं गोबर सा चेहरा तेरा, थे बड़ी सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के बटोड़ा भी हैरान है। तो इसमें हंसी आएगी तो रस हो जाएगा हास्य रस, ये हास्य रस हो जाएगा। ऐसे ही बेटे कोई भी ऐसी पंक्ति जिसे देख करके, है ना, करुणा, शोक, दुख या रोना आ जाए तो वहां पर करुण रस की सृष्टि होती है। वहां कौन सा रस होगा बेटे? करुण रस वहां पर होगा, है ना, वो करुण रस हो जाएगा। जैसे जिसमें दया का वर्णन हो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इसमें सुदामा जी की दीनहीन दशा का वर्णन हो रहा है, इसीलिए बेटे इसमें करुण रस की सृष्टि है ना। करुण, जैसे मैं कहूं कि शीश पगान झगातन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपानहु की नहीं श्यामा, द्वार खड्यो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकी सो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। तो इसमें सुदामा जी की दीनहीन दशा का वर्णन हो रहा है, इसलिए बेटे ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा करुण रस। और जहां पर गुस्से का वर्णन हो, है ना, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो बेटे वो हो जाएगा कौन सा? वो रौद्र रस हो जाएगा, क्रोध का वर्णन, है ना। जो कल रण में पांडव मार न गिराऊं, तो मोहे शपथ गंगा की, गंगा सुत न कहाऊं। तो इसमें भीष्म की प्रतिज्ञा है ना, तो रौद्र रस की सृष्टि है। ऐसे ही वीर रस का यदि वर्णन है तो वो वीरस हो जाएगा। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों के हर बोलो मुंह, हमने सुनी कहानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बेटा इसमें वीर रस का प्रयोग है। झांसी की रानी एक बड़ी फेमस कविता हुई है ना, और जिसकी लेखिका रचयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसे भयानक रस भूत प्रेतों का यदि वर्णन है तो वहां पर भयानक रस होगा। कट कटही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोग निरंचही, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना। तो यहां पर भी भयानक रस की सृष्टि कुछ कुछ मिलती है। अब है विभत्स रस, घृणा। कोई ऐसी पंक्ति जिसे देख करके, सुन करके हृदय में घृणा उत्पन्न हो उसके प्रति, है ना, कोई ऐसा दृश्य हो जाए, तो वहां पर विभत्स रस की सृष्टि होती है। विभत्स, घृणा, ठीक है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं ना, है ना, और मूवी में हर प्रकार का रस होता है। कभी नायक नायिका गाना गाते हैं मिलके, कभी जुदा होके गाना गाते हैं, तो वहां पर श्रृंगार रस है। हंसी मजाक भी होता है, हास्य रस है ना। कोई कोई सिर्फ ऐसा होता है कि रोना आ जाता है, करुण रस की सृष्टि होती है। विलेन की एंट्री गुस्से में होती है, रौद्ररस होता है। हीरो चाहे कैसा भी शनकला, भड़कला, रीटला, बीटला, मरकला सा क्यों ना हो, उसे पूरा महाना प्रताप दिखाते हैं, है ना, वीरस। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चला करके मोहम्मद गोरी को मारा, और इसका वर्णन चंद बरदाई ने किया अपने फेमस ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। तो हरियाणा का प्रथम हिंदी महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसमें लिखा है 4 हाथ 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, चूक मत चौहान। तो इसमें पृथ्वीराज की शूरवीरता का वर्णन है। जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान, 4 हाथ 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, चूक मत चौहान। कविता मेरी पूर्ण हुई, तू भी कर दे काम तमाम,
जैसे ही पोयम सुनी तो पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चलाया और मोहम्मद गोरी का गोरा बना दिया। बेटा इस तरह मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। तो यहां पर वीरता का वर्णन, भूत प्रेत की मूवी में भयानक रस और विभत्स में नायक नायिका में बड़ा प्यार है, पर नायिका बोल देती है आई हेट यू, मुझे तुमसे घृणा हो गई है। विभत्स रस की सृष्टि इसमें हो गई है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जी बहिष्यार, अति आनंद उर्धारत। अद्भुत रस, आश्चर्य भरी कोई बात हो तो वहां पर अद्भुत रस होगा। जैसे मैं कहूं कि पानी बीच में न प्यासी, मछली जल में है पर प्यासी है, आश्चर्य की बात है। कि सारी बीच नारी है, के नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है, के नारी ही की सारी है। अद्भुत रस की सृष्टि इसमें है। ऐसे ही शांत, जिसको सुन करके मन शांत हो जाए, वहां पर शांत रस की सृष्टि है ना। कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपथ पुरारी। इसमें शांत रस की सृष्टि है ना। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव निर्निधि नाम निज नाम रे। शांत रस की सृष्टि है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिख करके आप जरूर देंगे। और प्रश्न यह है, ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति में गुनगुनाऊंगा, आपको यह बताना है इस पंक्ति में किस रस का कवि ने प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कहीं कबीरा दीवाना था, कहीं मीरा दीवानी है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती हैं, जो ना समझे तो पानी है। इन पंक्तियों में डॉक्टर कुमार विश्वास ने किस रस का प्रयोग किया है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, हास्य रस, कर्ण रस और रौद्र रस। किस रस का प्रयोग हुआ है ना। पहले 4 इसके ऑप्शंस हैं, एक आंसर इसका दीजिएगा। और मैं फिर कहता हूं बेटा, यदि अब तक किसी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो AMS एकेडमी के ऑफिशियल YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलिए। AMS एकेडमी आ गई है, अब शिक्षा जगत में धमाल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे ये आप जरूर जो है सब्सक्राइब करिए। जैसे ही लाइव कक्षाएं शुरू होती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। और हिंदी हरियाणा जी की क्लास अब शुरू करने जा रहे हैं हम। तो बेटा सभी को राधे 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 राधे।